संविधान सभा, संविधान सभा। इसमें तो पहले बात यही जान लेना है कि कोई ना कोई तो कंसेप्ट आया होगा ना पूरे देश में कि संविधान होना चाहिए, कोई कंसेप्ट आना चाहिए कि संविधान नाम का कोई चीज़ होना चाहिए। तो संविधान की अवधारणा, संविधान का अवधारणा कहाँ से आया? फ्रांस। कहाँ से? फ्रांस। लेकिन पहली बार लिखित संविधान कौन बनाया था? पहली बार लिखित संविधान, कंसेप्ट दिया फ्रांस, लेकिन पहली बार लिखित संविधान कौन बनाया? अमेरिका। यही ना, अमेरिका। अगर यही पूछेगा कि देश पूरे विश्व में सबसे छोटा संविधान किसको है, तो मोनाको। कौन देश का? मोनाको। मोनाको। अब सबसे पहली बात यह है, ये जान लेना है कि 1939 से 1944 पर कौन युद्ध हो रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को भारतीय का साथ लेना था। भारतीय का साथ लेना था ब्रिटेन को, इसीलिए ब्रिटेन मतलब अंग्रेज एक से एक फायदा दे रहा था भारतीय को। तो उसमें पहली बार कहा गया था, इसमें क्रिप्स मिशन में कि भारत के लिए संविधान बनेगा। पहली बार अगर पूछेगा कि भारत के लिए संविधान बनाने का जिक्र किस मिशन में? क्रिप्स मिशन। लेकिन इस मिशन का बात नहीं माना गया और 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ। कौन चुनाव? आम चुनाव। और आम चुनाव हुआ और क्लीमेंट इटली, क्या नाम? क्लीमेंट इटली कहा भारतीय को कि अगर ब्रिटेन में रह रहे भारतीय अगर हमको चुनाव में मदद करता है और हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। क्या कहा बात? क्लीमेंट इटली कहा कि अगर हमको ब्रिटेन में रह रहे भारतीय अगर चुनाव में हमको जिताते हैं तो हम क्या करेंगे? भारत को आज़ादी दे देंगे। भारत को क्या करेंगे? आज़ादी दे देंगे। और भारतीय ने ऐसा किया भी। 1945 में हुआ था आम चुनाव, तो भारतीय ने किया भी और भारतीय मदद किया, जिसके कारण क्लीमेंट इटली का क्या बन गया? सरकार। कहाँ बन गया? ब्रिटेन में सरकार बन गया। और तुरंत सरकार बनेगा तो मंत्रिमंडल का गठन करेगा। इसी में से कैबिनेट मंत्रिमंडल का बैठक करेगा ना, तो एक अपने मंत्रिमंडल में से 3 आदमी को, एक का नाम था क्रिप्स, एक का क्या नाम था? क्रिप्स, एक का नाम था अलेक्जेंडर और तीसरे का नाम था पैट्रिक लॉरेंस। बात समझ में आ गया? अब परीक्षा में ये पूछता है कि क्रिप्स कौन था? वाणिज्य विभाग का प्रधान था। कहाँ का प्रधान था? अब सरकार बना लिया, मंत्रिमंडल होबे करेगा, तो कैबिनेट से 3 गो लोग को कहाँ भेजा? भारत। अब भारत भेजा क्योंकि भारतीय तो उसको वोट देकर सरकार बना दिया था। अब इसका काम था क्लीमेंट इटली को भारत को आज़ादी दिलाना। तो भारत को आज़ादी दिलाने से पहले भारत में संविधान होना चाहिए। तो संविधान निर्माण के ख्याल से कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। और कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था 24 मार्च 1946 को। क्या? 24 मार्च 1946 को ये 3 आदमी को भेजा कहाँ? भारत। कौन कौन? क्रिप्स को, अलेक्जेंडर को और लॉरेंस को। 3 आदमी को भेजा कहाँ? अब पूछेगा कैबिनेट मिशन में कितने लोग? तो 3 लोग। कौन कौन? एक क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ये भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को। क्या? 24 मार्च 1946 को आया था। क्रिप्स क्या था? तो वाणिज्य विभाग का प्रधान। और लॉरेंस क्या था? भारत के सचिव पद पर था। कौन पद पर? भारत के सचिव पद। पहले भी बताए थे, भारत का एक सचिव पद। अलेक्जेंडर को नौसेना विभाग का प्रधान था। कौन विभाग का? नौसेना विभाग का प्रधान था। बात समझ में आ गया? प्रधान था। कहाँ का प्रधान था? नौसेना। अब सीधी अब इतना जैसे जैसे बता रहे दिमाग में एकदम कहानी की तरह याद कर लो। सबसे पहले 1939 से 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन को भारतीय की आवश्यकता थी। इसके कारण क्रिप्स मिशन के तहत कहा गया था कि भारत को अपना एक संविधान होगा और संविधान बनाना चाहिए। पहली बार संविधान बनाने की जिक्र किसमें? तो क्रिप्स मिशन। लेकिन इस बात को काट दिया गया और 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ। आम चुनाव में क्लीमेंट इटली ने कहा कि अगर ब्रिटेन में रह रहे भारतीय अगर हमको वोट देते हैं या हमको सरकार में लाते हैं तो हम भारत को क्या करेंगे? आज़ादी देंगे। और भारतीय ने इसको सपोर्ट किया और क्या किया? ये सरकार बना लिया। बना लेने के बाद क्या किया? अपने 3 मंत्री को भेजा कहाँ? भारत। आज 3 मंत्री को भेजा। इसी को क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन। क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। इसमें क्या व्यक्ति था? 3 गो। एगो क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था, लॉरेंस था। इस कैबिनेट मिशन का क्या अध्यक्षता कौन किया था? तो लॉरेंस। क्या था? लॉरेंस। और क्रिप्स कौन था? वाणिज्य विभाग का प्रधान। अलेक्जेंडर कौन था? नौसेना विभाग का प्रधान। ये कौन पद पे था? भारत के सचिव पद पे। ये आया और कहा कि संविधान सभा का गठन करेंगे। कौन सी का गठन करेंगे? संविधान सभा का गठन करवाएंगे। और संविधान सभा का गठन होगा तो उसके जो सदस्य होंगे वह चुन के आएंगे। क्या होंगे? चुन के आएंगे। इसीलिए जून जुलाई में इलेक्शन हुआ। जून जुलाई 1946 में क्या हुआ? चुनाव हुआ। 1946 में चुनाव हुआ। बात समझ आ गया? 1946 में चुनाव हुआ क्योंकि संविधान सभा में जो लोग रहेंगे, जो सदस्य रहेंगे, वह चुन के आएंगे।
क्या करके आएंगे, चुन के आएंगे। तो जून जुलाई में इलेक्शन हुआ और कहा गया कि 389 सदस्य चुने जाएंगे संविधान सभा के लिए। कितने सदस्य? 389 सदस्य चुने जाएंगे संविधान सभा के लिए। तो 389 सदस्य को हम अगर तोड़े तो 296 प्लस 93 जोड़ो तो देखो 389 पूरेगा। 300 पुरता है, नहीं पुरता है, पुर गया ना। तो 296 और 93, 93 हुआ देसी रियासत। कौन रियासत? देसी रियासत। 93 हुआ देसी रियासत और 296 हुआ ब्रिटिश प्रांत। कौन प्रांत? ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो धीरे 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 ब्रिटिश अपने साम्राज्य में जिसको मिला लिया था उसी को क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रांत। तो कहा ब्रिटिश प्रांत से जो लोग संविधान सभा में आएंगे वह इलेक्शन के माध्यम से आएंगे। किसके माध्यम से? इलेक्शन के माध्यम से आएंगे, संविधान सभा का सदस्य बनेंगे। और 93 जो सदस्य रहेंगे संविधान सभा में वो देसी रियासत होंगे। इसको मनोनीत किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा? मनोनीत। इसके लिए कोई चुनाव नहीं होगा, लेकिन 296 सीट के लिए क्या होगा? चुनाव होगा। बात समझ में आ गया? परीक्षा में ये भी पूछता है, चूंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते हैं कि नहीं, SC ST सब रहते हैं, तो सभी धर्मों और जाति से संविधान में सदस्य होनी चाहिए कि नहीं? किसी एक वर्ग के लोग का संविधान में नहीं होना चाहिए। इसीलिए 296 को बांट दिया गया कई वर्गों में। जैसे 163 सदस्य हिंदू के लिए रखा गया। कितना? 163 सदस्य। संविधान सभा के 389 सदस्य में से 163 सदस्य किसके लिए रखा गया? हिंदू के लिए। 80 सदस्य किसके लिए? मुस्लिम के लिए। और 31 सदस्य किसके लिए? SC के लिए। किसके लिए? SC के लिए। और 6 सदस्य किसके लिए? ST के लिए। किसके लिए? ST के लिए। और फिर 6 सदस्य किसके? ईसाई के लिए। फिर 4 सदस्य किसके? सिख के लिए। फिर 3 सदस्य किसके? पारसी के लिए। फिर 3 सदस्य किसके? एंग्लो इंडियन के लिए। किसको? एंग्लो इंडियन के लिए। यह सीट आरक्षित किया गया कि ये जो है 163 सीट। अब इसको जोड़ेगा तो देखना 3 1 4 6 4 10 6 16 3 1 4 4 6 10 6 16 4 20 3 27 3 26 26 के हासिल 2 बचा 6 8 14 14 3 17 2 19 बचा 1 1 1 2 296 पूरा गया। पूरा कि नहीं? ये डाटा तुम लोग को याद रहना चाहिए, क्योंकि पूछेगा कि संविधान सभा में 3 वर्गों के लिए समान सीट रखा गया था। तो देखो 163 सीट किसके लिए? तो हिंदू के लिए। किसके? हिंदू के लिए। और 80 सीट किसके? मुस्लिम के लिए। और 31 सीट किसके? SC के लिए। अच्छा, ST के लिए। 6 सीट किसके? ईसाई। किसके लिए? ईसाई के लिए। और 4 सीट किसके? पारसी। किसके? पारसी। पारसी किसके लिए? पारसी। नहीं, पारसी नहीं होगा, सिख होगा। ये कौन होगा? सिख। 3 सीट किसके? पारसी। किसके? पारसी। या 3 एंग्लो इंडियन। किसके लिए? एंग्लो इंडियन। बात समझ में आ गया? आप इसको जोड़ते हैं तो 296 आता है। कितना आता है? 296। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कितने सदस्य का चयन होना था? 389। 389 में 296 सीट कहाँ का? ब्रिटिश प्रांत का। और 93 सीट कहाँ का? देसी रियासत। देसी रियासत इलेक्शन में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन 296 का क्या होना है? इलेक्शन। इलेक्शन में संविधान सभा में सभी धर्मों के लोग रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। इसीलिए कितना सीट रखा गया? हिंदू के लिए 163, मुस्लिम के लिए 80, SC के लिए 31, ST के लिए 6, ईसाई के लिए 6, सिख के लिए 4, पारसी के लिए 3, एंग्लो इंडियन के लिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना होता है? इतना तो सीट ना आवंटन किया गया था। अब तो इलेक्शन होगा। इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन सीट हुआ तो हिंदू जीत लिया कितना सीट? तो 208 सीट। कितना सीट? 208 सीट। मुस्लिम जीत लिया कितना सीट? 73 सीट। कितना सीट? 73 सीट। और 15 गो दल था, छोटा छोटा दल था। क्या गो? 15, जिसमें से एक गो सीट जीता। तो 15 गो दल था, एक गो सीट जीता, तो 15 गो हुआ? नहीं हुआ। इसको जोड़ते हैं 8 3 11 5 16 7 1 8 1 9 और 2 हो गया। लेकिन पूर्णा कितना चाहिए? 296 आ गया कि नहीं आ गया? 5 3 8 8 16 7 1 8 1 9 296 आ गया। सबसे ज्यादा किसको सीट मिला? हिंदू को। सबसे ज्यादा इलेक्शन में जीत के क्या आया? हिंदू। उसके बाद मुस्लिम। अब 15 गो दल था, उसमें से एक गो सीट जीत के आया। तो इसमें लगा मुस्लिम को कि ये जो है हमको तो 73 गो सीट आया। क्या गो? 73 गो सीट आया। इसका मतलब है कि हिंदू को कितना सीट आया? हिंदू के नहीं, कांग्रेस को। किसको? कांग्रेस को। हिंदू को नहीं, कांग्रेस को। कांग्रेस को कितना सीट आया? 208। अब मुस्लिम को कितना? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को कितना सीट? 73। अब मुस्लिम लीग को लगने लगा कि कांग्रेस की संख्या अधिक है, संविधान बनाने में उसी का बात रहेगा, हमारा बात नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी संख्या क्या है? अधिक। यहाँ कितना तक याद हुआ? नहीं हुआ याद? किसमें कहा गया था सबसे पहले कि संविधान बनना चाहिए? क्रिप्स मिशन में। किसने? क्रिप्स मिशन में। लेकिन संविधान बनना शुरू हुआ कौन मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट में क्या आदमी? 3 आदमी। कौन कौन? क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। क्रिप्स कैबिनेट मिशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? लॉरेंस। क्रिप्स कौन विभाग का पढ़ता? अलेक्जेंडर। लॉरेंस भारत के सचिव पद। तीनों में से अध्यक्ष कौन था? और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट इटली। इन्होंने संविधान सभा बनाने के लिए कितने सदस्य तय किया? 389। 389 में कितने देशी रियासत?
और ब्रिटिश प्रांत क्या 296। क्या यह 296 में सभी जाति धर्म के लोग होना चाहिए? हिंदू के लिए कितना, मुस्लिम के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईसाई के लिए, सिख के लिए, पारसी के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए 3। लेकिन इस ये तो बांट दिया ना सीट, और सब जाति के लोग कांग्रेस में रहते थे, मुस्लिम लीग में मुस्लिम रहते थे, तो इसका मतलब कांग्रेस कितना सीट जीता और मुस्लिम कितना जीता? 73। 15 गो अन्य दल हुए, अन्य दल में क्या क्या सीट, टोटल कितना हुआ? 296। संविधान सभा के लिए लोगों का चुनाव हो गया, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो गया, हुआ कि नहीं? अब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो गया तो अब संविधान बनना शुरू होगा, नहीं होगा? संविधान बनना शुरू होगा तो इसके लिए इस चैप्टर में 15-16 गो डेट है, उसको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या हुआ? नहीं आ रहा है सो देखो, अब संविधान सभा के सदस्य चुन लिए गए ना, कितने हुए? 389 नहीं हुए, जिसमें 296 तो जीत के आए और 93 को क्या हुए? मुस्लिम लीग कितना सीट पे चुनाव जीते? 73। अब संविधान बनने के लिए तैयार। संविधान प्रथम बैठक कहते हैं किसको? 9 दिसंबर 1946 से 25 दिसंबर, याद है तुम लोग को ना, 23 दिसंबर 1946, इसको कहते हैं प्रथम बैठक। इसको क्या कहते हैं? प्रथम बैठक। 9 दिसंबर 1946 को या तो संविधान की स्थापना दिवस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्थापना दिवस, या प्रथम बैठक इसी दिन शुरू हो गया था 9 दिसंबर 1946 को। स्थापना कहेगा, संविधान की स्थापना दिवस कहिया तो 9 दिसंबर को। प्रथम बैठक कब से कब? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक। 9 दिसंबर 1946 को क्या कहेंगे? स्थापना दिवस। क्योंकि मुस्लिम लीग की संख्या कम थी, इसीलिए मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया। प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया, तो प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग प्रथम बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसलिए कर दिया क्योंकि उसका सीट कम था, सोच रहा था कि हम बहिष्कार कर देंगे ना तो संविधान सभा का गठन नहीं होगा, तो नहीं आया, बहिष्कार कर दिया, कहा कि हम लोग नहीं जाएंगे। मुस्लिम लीग के कोई सदस्य नहीं गए, इसीलिए 9 दिसंबर को टोटल कितने सदस्य उपस्थित हुए? 211। कितने सदस्य उपस्थित हुए? 211। 211 सदस्य में सबसे सीनियर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। के थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे सीनियर कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसीलिए प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पूछेगा कि प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और क्या इसमें मुस्लिम लीग भाग लिए थे? नहीं लिए थे। कुल कितने सदस्य थे? 211 सदस्य। प्रथम बैठक का यही एक महत्व है कि प्रथम बैठक संविधान अब बनने के लिए शुरू हो गया, तो उसके लिए बैठक होगा कि नहीं? बैठक होगा। प्रथम बैठक किसको कहेंगे? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। तो पहला दिन 9 दिसंबर 1946 हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? स्थापना दिवस। इसमें क्या मुस्लिम लीग भाग लिए थे? नहीं लिए थे। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 211 सदस्य। लेकिन चयन कितना का हुआ था? 389। लेकिन पहुंचा क्या गो? 211। इसमें सबसे सीनियर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसीलिए इसको उस बैठक का कौन सी बनाया गया? अस्थायी बैठक। 9 तारीख वाला बात तुम लोग समझ गया। अब अगला बात समझते हैं 9 तारीख के बाद सीधे 11 तारीख। क्या तारीख? 11। 9 दिसंबर 1946 हो गया। अब अगला बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 का। अब बात करते हैं क्या? 11 दिसंबर 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 का बात करते हैं। 11 दिसंबर 1946 को यह तय हुआ कि संविधान सभा का एगो तो प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष था, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन होगा? तो अस्थायी अध्यक्ष की चयन किया गया। अस्थायी अध्यक्ष का चयन किया गया। संविधान सभा का उपाध्यक्ष का चयन किया गया। किसका? उपाध्यक्ष का चयन किया गया। संविधान सभा के सचिव का चयन किया गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार का चयन किया गया। पूछता है कि परीक्षा में कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और उपाध्यक्ष 2 आदमी को चुने गए। उपाध्यक्ष क्या आदमी को चुने गए? 2 आदमी को चुने गए। एगो चुना HC मुखर्जी, एगो का क्या नाम है? SC मुखर्जी। रानी मुखर्जी से इसका नाम याद रखना, तब तुरंत याद हो जाएगा। दूसरा नाम है कृष्णा मचारी। क्या नाम है? कृष्णा मचारी। उपाध्यक्ष क्या हुए? 2 गो। कौन कौन? एगो SC मुखर्जी या दूसरा यही है। सचिव हुआ HBR आयंगर। और संवैधानिक सलाहकार हुए DN राव। के हुए? DN राव और वेनेगल। संविधान सभा का चिन्ह है हाथी। संविधान सभा का चिन्ह क्या है? हाथी। बात समझ में आ गया। 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुआ, और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946। 9 तारीख को क्या हुआ? 9 तारीख को मुस्लिम लीग भाग ने लिया। 211 सदस्य उपस्थित हुए, और उसमें सबसे सीनियर कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसीलिए उस बैठक का अस्थायी अध्यक्ष किसे माना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वह अस्थायी अध्यक्ष था। जबकि संविधान सभा
के लिए एक परमानेंट अध्यक्ष होनी चाहिए कि नहीं, यह बात का तय हुआ कहिया 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 उपाध्यक्ष चुने गए, एस.सी. मुखर्जी और कृष्णामाचारी, और सचिव के पद पर H.B.R. आयंगर, और संवैधानिक सलाहकार हुए B.N. राव और बेनेगल। बेनेगल जहाँ पे लिखल रहेगा तो समझना वो क्या है, संवैधानिक सलाहकार है। और संविधान का चिन्ह किसे बनाया गया? हाथी। तो दूसरा बैठक में क्या निर्णय लिया पता चला? एगो तो तारीख महत्वपूर्ण ये है 9 तारीख वाला, एगो तारीख महत्वपूर्ण कौन है? 9 तारीख। दूसरा तारीख महत्वपूर्ण कौन है? 11। तीसरा तारीख इंपॉर्टेंट है 13 तारीख। कौन तारीख? 13 तारीख। अब आगे बढ़ जाए। 13 दिसंबर। 9 दिसंबर वाला बात समझा, 11 दिसंबर वाला, अब 13 दिसंबर वाला बात। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कौन प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव रखा। सबको कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव हम रख रहे हैं, सब इसको विचारिए। सब विचारने क्या उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया था 13 दिसंबर को? नहीं, सिर्फ प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था? 13 दिसंबर को सिर्फ प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन 13 दिसंबर को प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। इसके लिए प्रस्ताव पारित हुआ 22 जनवरी 1947। यहाँ देख लो, 1946 है ना, दिसंबर है, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, जनवरी आएगा तो 47 होगा, जनवरी आएगा तो अगला साल हो गया 47। द्वितीय बैठक 20 जनवरी से, क्या जनवरी से? 20 जनवरी 1947 से क्या जनवरी? 25 जनवरी 1947। इसी के बीच में एक तारीख आता है जिसका नाम है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 के बैठक में 13 दिसंबर 1946 में जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था उसको स्वीकृति मिल गई संविधान सभा के द्वारा। कहिया 22 जनवरी 1947 को किसको? उद्देश्य प्रस्ताव को क्या हो गया? स्वीकृति मिल गई। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या कहलाया? प्रस्तावना। यही आगे चल के क्या कहलाया? प्रस्तावना। बात समझ में आ गया? आप पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन बैठक में पारित हुआ? कहना द्वितीय बैठक में। कौन बैठक में? द्वितीय बैठक कहिया से कहिया? 20 जनवरी से। और इसी बीच में कौन तारीख है? क्या द्वितीय बैठक के किस तारीख को? तो 22 जनवरी 1947। तो अभी तक में कौन कौन डेट याद हुआ? 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946। कहता है कि जीएस का तैयारी करता है ना, तो उसको सबसे पहले तारीखें याद नहीं होता है। यही बात ना है, उस तारीख को अगर दिमाग से लगा के रिलेशन करके पढ़ेगा तो अपने याद होगा। 9 दिसंबर 1946 को स्थापना दिवस संविधान सभा का स्थापना दिवस कौन? 9 दिसंबर 1946। इसमें तो 2 बातें महत्वपूर्ण है। 211 को सदस्य था, मुस्लिम लीग भाग नहीं लिया था, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया था। बात खत्म 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर पे आते हैं। 11 दिसंबर को क्या हुआ था? संविधान सभा को एगो परमानेंट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संविधान सभा का चिन्ह, संवैधानिक सलाहकार का जरूरत था। तो इसमें याद रखना यही है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और 2 उपाध्यक्ष चुना गया था, एगो किसको? एस.सी. मुखर्जी को, दूसरा कृष्णामाचारी को। सचिव के पद पर H.K. आयंगर। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार के B.N. राव और बेनेगल। चिन्ह क्या रखा गया? हो गया, तो अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, सचिव हो गया, संवैधानिक सलाहकार हो गया। तो इसमें क्या तारीख को घटना हो? 11 तारीख। याद होगा कि नहीं? 9 खत्म, 11 खत्म, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कौन प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पारित हो गया? नहीं पारित हुआ। अब कहेगा 9, 11, 13 प्रथम बैठक है कि द्वितीय बैठक? प्रथम बैठक, क्योंकि प्रथम बैठक कहिया से कहिया? 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 के बीच में सब डेटा रखना है। इसीलिए 9, 11, 13 प्रथम बैठक हुआ। अब द्वितीय बैठक कहिया से कहिया? द्वितीय बैठक 20 जनवरी से 25 जनवरी, 5 दिन। क्या दिन? उसी बीच में वो क्या तारीख है? इसी दिन उस उद्देश्य को संविधान सभा ने सब मिलकर क्या कर दिया? स्वीकृति प्रदान कर दी। स्वीकृति प्रदान की तो क्या तारीख को? 22 जनवरी हो गया। 22 जनवरी को स्वीकृति मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला डेट पे चलते हैं। अगला डेट जैसे ही जाएंगे, देखो कुल 12 बैठक हुआ था, कहीं कहीं 11 लिखल है, इसे घबराना नहीं है। संविधान सभा का कुल कितने बैठक? 12, लेकिन कहीं कहीं 11 लिख देता है तो घबराना नहीं है। कहीं 12 लिखता है, कहीं 11 लिखता है। बात समझ में आ गया? संविधान में कुल कितने बैठक? 12 मान के चलना। कितना? 12। संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुए? 12। देखो 9, 11, 13 जब डेट हो गया तो दूसरा डेट महत्वपूर्ण कौन हो गया? 22 जनवरी 1947। ठीक, इतना डेट याद होने के बाद एक अधिनियम आ गया भारत में। एक अधिनियम आ गया भारत में जिसको कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या चलाया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ई डेट इतना याद है ना? ई डेट के बाद भारत में आ गया ब्रिटेन के संसद से एक कानून बनकर, जिसका नाम क्या है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ब्रिटेन के संसद में बनने वाले भारत के लिए यह अंतिम कानून था। कौन था? अंतिम कानून। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, इसी तरह समय समय पर कानून बनता था ना भारतीयों के लिए ब्रिटेन संसद में। तो अब अंतिम भारत के लिए अंतिम कानून कौन बना? बोलो रे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। यह ब्रिटेन के संसद में
कोई भी अधिनियम बनता है तो पहले उसका विधेयक उस संसद में जाता नहीं जाता है, तो पहले विधेयक गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनने से पहले ब्रिटेन के संसद में विधेयक गया होगा कि नहीं? तो 4 जुलाई कहिया 4 जुलाई 1947 4 जुलाई 1947 4 जुलाई 1947 को यह विधेयक गया था ब्रिटेन के संसद में, और ब्रिटेन के संसद को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जैसे कानून को स्वीकृति मिल गई थी 18 जुलाई 1947 को। कहिया 1947 को। अभी यह जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है अभी ब्रिटेन के संसद में, अभी भारत में आया। तो पहले यह अधिनियम बनने से पहले संसद में इसको रखा गया तो कहिया 4 जुलाई 1947। ब्रिटेन के जो संसद है इस अधिनियम को पारित कर दिया कहिया 18 जुलाई 1947। बात समझ में आया? अब यह कानून किसके लिए बन रहा है? भारत के लिए। और इसी अधिनियम के तहत माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिल गई। योजना को स्वीकृति मिल गई किसके तहत? माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिल गई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह ब्रिटेन के संसद में कब लाया गया था? 4 जुलाई 1947। ब्रिटेन के संसद के सदस्यों ने कब पारित कर दिया? 18 जुलाई 1947। और यह अधिनियम के अंतर्गत कौन योजना को स्वीकृति मिल गई? माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिल गई। माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिल गई तो आप जानने का प्रयास करो कि माउंटबेटन योजना में था क्या। माउंटबेटन योजना में पहली बात था कि इसके तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। पहली बात क्या था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र का निर्माण होगा। क्या होगा? भारत और पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र का निर्माण होगा। कहेगा किस योजना के तहत पाकिस्तान का गठन किया गया था? तो माउंटबेटन योजना के अनुसार। किसको? बेटन। और माउंटबेटन योजना को स्वीकृति कौन अधिनियम में मिला था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, कोई दिक्कत न है। उसके बाद दूसरी बात इसमें कहा गया था जब तक दोनों देश अपना अपना संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक इन देशों पर भारत शासन अधिनियम 1935 लागू होगा। कौन सी लागू होगा? भारत शासन अधिनियम 1935 लागू होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जानता है तुम लोग? जब तक भारत का अपना संविधान नहीं होगा और पाकिस्तान का अपना संविधान नहीं होगा तब तक इस देश में नियम कानून शासन चलेगा। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलेगा। और 1935 के अब इस अधिनियम है तो इस शासन करवाने के लिए कोई ना कोई संस्था होनी चाहिए। तो भारत शासन अधिनियम 1935 तब तक लागू होगा जब तक देश में एक संविधान लागू न हो जाए। और शासन करवाएगा के? तो संविधान सभा। ये करेगा संविधान सभा। संविधान सभा जब तक देश में संविधान लागू हो जाता है तब तक संविधान सभा के लोग भारत शासन अधिनियम 1935 को मानकर ही देश को चलाएंगे। बात समझ में आ गया? किसके तहत भारत का विभाजन पाकिस्तान माउंटबेटन योजना किसके तहत इसको स्वीकृति मिल गई थी? यहाँ तक समझा? और किस योजना में कहा गया था कि पाकिस्तान नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा? माउंटबेटन योजना में। इसमें माउंटबेटन योजना में। और इसी अधिनियम के तहत भारत में जो सचिव का पद था उसको खत्म किया गया। उसके बदले में राष्ट्रमंडल के सचिव पद का सृजन किया गया। कौन पद का? राष्ट्रमंडल पद का सृजन किया गया। और भारत के सचिव पद को क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। भारत के सचिव पद को क्या किया गया? खत्म कर दिया। और राष्ट्रमंडल के सचिव पद को लाया गया। किसके तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। अब ये प्रश्न पूछ ले कि भारत का पहला भारत के सचिव पद पर के बैठा था? बताओ, के बताया था? के बैठा था? स्टैनली। प्रथम भारत सचिव पद पर बैठने वाला पहला लोग के? स्टैनली। अंतिम लिस्टोवेल। प्रथम के था? स्टैनली। एकदम पूरा नाम याद रखने का कोई जरूरी नहीं। अंतिम के हुआ? लिस्टोवेल। के? लिस्टोवेल। भारत का सचिव का पद खत्म हो गया किस अधिनियम के तहत? उसके बदले में कौन पद आया? राष्ट्रमंडल का सचिव का पद। राष्ट्रमंडल का सचिव का पद। जब तक देश में संविधान नहीं बन जाता था तब तक 1935 का ही शासन चलेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में चलेगा। किस अधिनियम के तहत बोला गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935। शासन करेगा कि संविधान सभा। क्या करेगा? संविधान सभा। प्रथम सचिव के पद पर कौन? स्टैनली। और अंतिम सचिव के पद पर लिस्टोवेल। किसी को कोई दिक्कत? इसी अधिनियम के तहत आया था एगो प्लान जिसको क्या कहते हैं? बाल्कन प्लान। कौन प्लान? बाल्कन प्लान। इसी के तहत आया था। फेमस क्वेश्चन है बाल्कन प्लान। बाल्कन प्लान आया था। और बाल्कन प्लान में जानता है क्या है? बाल्कन प्लान के माध्यम से माउंटबेटन चाहता था कि भारत को तोड़ के जाए। क्या करके जाए? तोड़ के जाए। इसीलिए तोड़ के चाहता था जाए क्योंकि बड़ी मुश्किल से अंग्रेज सभी देसी रियासतों को जीत कर क्या किया था? एक किया था। नहीं किया था? अब चाह रहा था कि हम तो एक करिए दिए हैं, अब जाते जाते तोड़िए देते हैं। तो ये जो तोड़ने वाला बात था किसमें था? बाल्कन प्लान। और माउंटबेटन ने यह बात बाल्कन प्लान रखा था नेहरू के पास। किसके पास? नेहरू के पास। नेहरू अपने समझदार व्यक्ति कहा कि हम आपका मनसा जानते हैं, आप हमको तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए बाल्कन प्लान आपका नहीं चलेगा। बाल्कन प्लान सक्सेस नहीं हुआ। बाल्कन प्लान किसके तहत आया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और भारत को आज़ादी किस अधिनियम के तहत? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इंपोर्टेंट बात था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या मिला?
भारत को आज़ादी। इतना तक समझा। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 23 दिसंबर 1946, 22 जन क्या क्या हुआ इस तारीख को समझ गया। दूसरा 4 जुलाई को क्या हुआ था, 18 जुलाई को क्या हुआ था, ये भी समझ गया। बात समझा कि नहीं। अब देखो आज़ादी कब मिला, 15 अगस्त, हो नहीं जानता है तुम लोग। 15 अगस्त 1900 पाकिस्तान नामक राष्ट्र कब बना, 14 अगस्त 1947। एक बात यहाँ एक और डेट याद रखना है कि आज़ादी मिला 15 अगस्त 1947 अगस्त को। अगस्त से एक महीना पहले जुलाई 22 जुलाई 1947 क्या 22 जुलाई 1947। ये डेट क्यों महत्वपूर्ण है, इस डेट को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकारा था। किसको स्वीकारा था, तिरंगा को। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा के लोग ने स्वीकारा था कहिया, 22 जुलाई 1947। कहिया 22 जुलाई 1947। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्र बने। पाकिस्तान नामक कौन राष्ट्र, 2 राष्ट्र, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। इधर का जो पाकिस्तान है देखो पश्चिम में है, तो इसको कहते हैं कौन चीज, पश्चिमी पाकिस्तान। इधर जो बना है उसको कहते हैं कौन चीज, पूर्वी पाकिस्तान। कौन पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। यही पूर्वी पाकिस्तान आज के वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। बात समझ में आ गया। यही पूर्वी पाकिस्तान आज के समय में क्या है, बांग्लादेश। बात समझा। अब बताओ कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा का गठन हुआ था, वह संविधान सभा में जितने लोग थे, जितने सदस्य थे, वह उस समय तो आज़ाद हुआ नहीं था, देश आज़ाद हुआ नहीं। अब पाकिस्तान जैसे नए राष्ट्र का निर्माण नहीं हुआ था। इसका मतलब वह संविधान सभा पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए संविधान बना रहा था, नहीं बना रहा था। 1989 में जो क्या कहते हैं 15 अगस्त 1947 कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उस समय तो पाकिस्तान बना नहीं था। तो उस समय जो संविधान सभा में सदस्य चुने गए थे वो भारत और पाकिस्तान के सम्मिलित संविधान सभा बनाने के लिए चुने गए होंगे। लेकिन 14 अगस्त 1947 को तो 2 पाकिस्तान बन गया, एगो कौन बन गया। अब बताओ वो जो 389 सीट था, अब उसमें से मुस्लिम लीग गायब होगा कि नहीं। इसीलिए देश के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन होगा। फिर से पुनर्गठन मतलब फिर से पुनर्गठन हुआ। 15 अगस्त पुनर्गठन हुआ किसका, संविधान सभा का। संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। इसमें तय किया गया 299 सदस्य। कितने सदस्य, 99 सदस्य। 299 सदस्य में से 70 गो सदस्य कहाँ के होंगे, देसी रियासत। 70 गो सदस्य कहाँ के होंगे, देसी रियासत। प्लस 229 सदस्य कहाँ के होंगे, ब्रिटिश प्रांत के। कहाँ के, प्रांत के। और 70 कौन होंगे, देसी रियासत। एगो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि 70 देसी रियासत में ऐसा कौन देसी रियासत है जिसमें से सबसे ज्यादा सदस्य चुन के गए थे संविधान सभा में, तो वह देसी रियासत का नाम है मैसूर। क्या नाम है, मैसूर। एक और प्रश्न पूछेगा कि संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत से कौन ऐसा प्रांत है जिसमें से सबसे अधिक संख्या चुन कर गए थे, तो उस प्रांत का नाम है संयुक्त प्रांत। क्या नाम है, उससे कितने सदस्य गए थे, तो 51। कितने, 51। मैसूर देसी रियासत से क्या गो सदस्य थे, 6 गो। क्या गो, 6 गो। संविधान सभा का पुनर्गठन आज़ादी के पहले की बाद में तो कितने सदस्य हुए, उसमें कितने देसी रियासत और कितने ब्रिटिश प्रांत। देसी रियासत में कौन ऐसा देसी रियासत जिसमें सबसे ज़्यादा है, मैसूर। कौन ऐसा ब्रिटिश प्रांत है जिसमें सबसे अधिक सदस्य थे, कौन, संयुक्त प्रांत। इतना तक बात समझ में आ गया, आया कि नहीं। अब जो संविधान काम करेगा, क्या वो पाकिस्तान के संविधान बनाने के लिए भी काम करेगा, नहीं। अब जब काम होगा तो वह केवल और केवल भारत के संविधान बनाने पर ही बात होगा। तो संविधान बनाने के लिए कई सारे समितियों का गठन किया गया, कई सारे समितियों। ये सब भूलेगा नहीं रे। पहले 389 पहले 389 था। आज़ादी के बाद यही सदस्य कितने हो गए, 299। 299 में कितने देसी रियासत, 70। 229 में ब्रिटिश प्रांत। देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। 299 सदस्य हुआ। 299 सदस्य में 70 देसी रियासत, 229 ब्रिटिश प्रांत। अब इन लोग का काम है भारत का संविधान बनाना। क्या बनाना, संविधान बनाना। संविधान बनाने के लिए कई सारे समिति का गठन हुआ, कई सारे समिति का गठन हुआ। और सारे समिति को नहीं पढ़ना, जो हम बता रहे हैं वही समिति को पढ़ना है, वही परीक्षा में पूछेगा। बात समझ में आ गया। पहला समिति का नाम है संघ शक्ति समिति। कौन है, संघ शक्ति समिति। बात समझ में आ गया। ये सभी समिति संविधान ही बनाएगा, तो संघ शक्ति समिति। दूसरा संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। लिख गलत रहे, सुन तो ठीक से रही है ना। तीसरा पहला समिति का क्या नाम है, कुछ देख ठोकाएगा परीक्षा में। संघ शक्ति संघीय संविधान समिति। राज्यों से, किससे, राज्यों से समझौता करने वाला समिति। राज्यों से, राज्य समझौता करने वाला समिति। राज्यों से समझौता करने वाला समिति। 3 समिति के पहले चर्चा कर लेते हैं। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति। यह तीनों समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात समझा गया। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष के, संघीय संविधान समिति के
राज्यों से समझौता करने वाले नेहरू। बात समझ में आ गया। और आगे चलते हैं तो आगे है एगो प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। और 5 नंबर मूल अधिकार ऑब्लिक अल्पसंख्यक, मूल अधिकार ऑब्लिक अल्पसंख्यक परामर्श समिति। कौन समिति? मूल अधिकार ऑब्लिक अल्पसंख्यक परामर्श समिति। ये दोनों समिति के अध्यक्ष हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या गो समिति पढ़ी? 5 गो। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष के, संघीय संविधान समिति के, राज्यों समझौता कर नेहरू। 2 ऐसे समिति जिसके अध्यक्ष के, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई, मूल अधिकार ऑब्लिक परामर्श अल्पसंख्यक परामर्श समिति के 5 गो हो गया। कोई भारी चीज है? एगो और 2 समिति है। एक समिति नियम प्रक्रिया समिति। क्या नाम है? नियम प्रक्रिया समिति। नियम प्रक्रिया समिति। दूसरा नियम प्रक्रिया समिति के बाद संचालन समिति। कौन समिति? संचालन समिति। इस दोनों समिति के अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम प्रक्रिया समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष के। और एक अंतिम समिति है जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है प्रारूप समिति। क्या नाम है? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के भीमराव अम्बेडकर। इसको तो याद करना जरूरी है, यादें रहता। कुल मिला के 7-8 गो समिति हुआ होगा। क्या हुआ? 8 गो। 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का और 299 सदस्य किया गया। कितना? और वह कहा कि हम लोग भारत के लिए संविधान बनाएंगे। जब भारत के लिए संविधान बनाएंगे तो उसके कई समितियों में बांटकर बनाएंगे। जैसे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष के नेहरू, संघीय संविधान समिति के नेहरू, राज्यों समझौता करने वाले नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार ऑब्लिक अल्पसंख्यक परामर्श समिति के, नियम और प्रक्रिया समिति, संचालन समिति, अंतिम में एगो है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। क्या ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि 29 अगस्त 1947 को कौन कमेटी का गठन हुआ था? 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। डेट सब पता चल रहा है। कहेगा प्रारूप समिति का गठन कब? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। क्या सदस्य? 7 सदस्य को याद रखना जरूरी है। बात समझ में आ गया? और कमेटी के सदस्यों को याद रखना उतना जरूरी है या नहीं, सिर्फ उसके अध्यक्ष को याद रखना जरूरी है। लेकिन प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 और उसमें 7 सदस्य हुए, उसको भी याद रखना जरूरी है। वह 7 सदस्य में पहला तो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर होंगे, जो कि वह कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। वह कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। और उसमें थे कौन कौन? तो देखो, उसमें थे एगो अम्बेडकर थे। एगो क्या थे? अम्बेडकर थे। क्या सदस्य थे? 7। दूसरा नंबर था के मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। 3 नंबर में सादुल्ला। 3 नंबर में क्या है? सादुल्ला। 4 नंबर में सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गया। चौथा, पांचवा कौन होंगे? अम्बेडकर होंगे, क्या? सादुल्ला, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवा थे BL मित्रा। छठा DP खैतान। क्या थे? DP खैतान। एगो 7वां थे, उसका नाम है कौन आयंगर है। इसका देख लेते हैं कौन आयंगर है। उसका नाम N गोपाल स्वामी आयंगर। इसका क्या नाम है? N गोपाल स्वामी आयंगर। 7 गो हो गया 7 गो। और 7 में अध्यक्ष कौन हुए? अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? 7 सदस्य। 7 सदस्य में अम्बेडकर, के मुंशी, सादुल्ला, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, BL मित्रा, DP खैतान, N गोपाल स्वामी आयंगर। अब इसमें एगो बात है कि BL मित्रा के जगह बदल दिया गया था, N माधवराव को रखा गया। किसको? N माधवराव को। इसके बदले में प्रारूप समिति में कुछ दिन के बाद शायद इसका निधन हो गया था, जिसके कारण इसके जगह पे के आ गए N माधवराव। और DP खैतान के बदले में कृष्णामाचारी। के आगे कृष्णामाचारी। याद रहेगा इतना बात? याद रहेगा? नहीं रहेगा? 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान को बनाने के लिए कई समिति का निर्माण हुआ, जिसमें सभी समिति को तो उतना याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन 7-8 समिति को याद रखना बेहद जरूरी है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष नेहरू, के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू, राज्यों से समझौता करने वाली समिति का अध्यक्ष नेहरू, यही ना। और मूल अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष के, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, के नियम प्रक्रिया समिति का अध्यक्ष, संचालन समिति का अध्यक्ष, एक अंतिम में प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति का गठन किस तारीख को हुआ था? 29 अगस्त 1947। क्या देश आजाद हो चुका था? एकदम हो चुका था। 15 अगस्त 1947 को। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसमें कुल कितने सदस्य? 7 सदस्य। कौन? अम्बेडकर, के मुंशी, सादुल्ला, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, BL मित्रा, DP खैतान, N गोपाली स्वामी। BL मित्रा की जगह N माधवराव और DP खैतान की जगह कृष्णामाचारी। हो गया। यह हुआ
समिति, यह क्या हुआ समिति, और इसके अध्यक्ष को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रारूप समिति का गठन क्या हुआ था, हो गया था। देखो अब संविधान बन के तैयार, संविधान बनकर तैयार, तो क्या बन के तैयार, तो 26 नवंबर 1949 में जाने से पहले एक तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है 30 जनवरी 1948। जिसका नाम क्या है 30 जनवरी 1948। इसमें अपने देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उसको गोली मार के हत्या कर दी गई 30 जनवरी 1948। और कहा जाता है, एगो प्रश्न बहुत फेमस है, सेट उट में घूमते रहता है, कहता है कि महात्मा गांधी को संविधान सभा के किस बैठक में उसको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, तो 7वां बैठक में। कौन बैठक में 7वां बैठक में, याद है कि नहीं। यह घटना कहीं का है 30 जनवरी 1948। तो इस तारीख के खटाल में इसका भी नाम लिख देते हैं 30 जनवरी 1948 का, कोई दिक्कत। 30 जनवरी 1948 का तारीख भी लिख दिए हैं। इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, महात्मा गांधी क्या हुई थी, हत्या हो गई थी। और संविधान सभा महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया था संविधान सभा के 7वां बैठक में। कौन बैठक में 7वां बैठक में। कुल भारतीय संविधान बनने के लिए कितने बैठक की आवश्यकता, 12 या 11। गूगल पे चेक करेगा तो 11 बताएगा, एनसीईआरटी में 12, एनसीईआरटी में क्या है 12। बात समझ में आ रहा है। अब एक तारीख है जिसका नाम है 26 नवंबर 1949। कौन तारीख है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार, संविधान बनकर तैयार, संविधान बनकर तैयार। और संविधान बन गया, संविधान बन गया, ऑनलाइन है, लात जूता अभी चल देती हो। संविधान बनकर तैयार। अब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय संविधान में क्या गो भाग, भाग 1 से 22, भाग 1 से अनुच्छेद 395, अनुसूची 8। क्या प्रस्तावना नहीं होगा, प्रस्तावना भी होगा, नहीं होगा। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर हो गया तैयार। उसमें भाग की संख्या 122, अनुच्छेद की संख्या 395 और अनुसूची की संख्या 8, और उसमें प्रस्तावना भी शामिल। बात समझ में आ गया। संविधान बन गया तो संविधान बन गया तो इसका मतलब नहीं है कि 26 नवंबर 1949 के बाद बैठक नहीं होगा, बैठक होगा। अंतिम बैठक हुआ 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक का यहाँ 24 जनवरी 1950 को कहेगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक किस दिन, 24 जनवरी 1950। इस दिन भी संविधान सभा के लोगों ने, सदस्यों ने ऐतिहासिक काम सब किया। जैसे भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, जन गण मन को स्वीकृति प्रदान किया। किस बैठक में, 24 जनवरी 1950 के बैठक में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बहने रे, वंदे मातरम को स्वीकृति मिली कि यह भारत का राष्ट्रीय गीत होगा। किस तारीख को, यह सब संविधान सभा के सदस्य ने तय किया था कि भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन होगा और राष्ट्रीय गीत कौन होगा, वंदे मातरम। और एक बात कहा था कि 24 जनवरी 1950 को बिना इलेक्शन के देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। किसको चुना गया, क्या देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश का जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में बना था, क्या हुआ, इलेक्शन लड़के बना था। नहीं, भारत में इलेक्शन हुआ 1952 से, क्या 1952 से। लेकिन संविधान सभा के सभी सदस्यों के सर्वमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 भी का भी तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। जन गण मन को स्वीकृति मिला, राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गीत को, देश के प्रथम राष्ट्रपति को। किस तारीख, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। क्या संविधान सभा की अंतिम बैठक से पहले बन गया था संविधान, बिल्कुल। क्या बन गया था 26 नवंबर 1949। जब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया, फिर भी 26 नवंबर 1949 को देश में संविधान लागू नहीं हुआ। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ 26 जनवरी 1950 को, इसके 2 दिन बाद, इसके अंतिम बैठक के 2 दिन, 24 है ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। अब मन में ढेर सारा प्रश्न होता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान क्यों नहीं लागू हुआ। इसका एक कहानी है, सुन लो। 1885 में कांग्रेस नामक संस्था का गठन हुआ, जानता है तुम लोग। और कांग्रेस प्रत्येक साल अधिवेशन करता था, अधिवेशन मतलब बैठक करता था। 1922, 23, 24, 25, 26 प्रत्येक साल कर रहा था 1885 से। लेकिन 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, कहाँ हुआ था, लाहौर में। और उस लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसके अध्यक्ष थे नेहरू। कौन, जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। इस अधिवेशन में यह तय हुआ, संविधान क्या कहते हैं, अधिवेशन में नेहरू ने प्रस्ताव रखा कि जब तक देश आज़ाद नहीं होगा तब तक हम लोग 26 जनवरी को प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। किस रूप में, एक प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी। पूर्ण स्वराज मतलब देश को अब पूरी की पूरी आज़ादी चाहिए। बात समझ आ गया, उसे कहते हैं कौन चीज, पूर्ण स्वराज। अर्थात जब तक देश को आज़ादी नहीं मिलेगा तब तक 26 जनवरी को हम लोग प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहेंगे। तो 26 जनवरी 1929 हो गया। 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1947 तक प्रत्येक साल 26 जनवरी को कौन सी मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस। जबकि देश को आज़ादी मिल गया क्या, 15 अगस्त।
अब मना रहा था 26 तारीख को आज़ादी मिल गई क्या, संविधान बन गया क्या। तो 26 जनवरी इतिहास के पन्नों में धूमिल न हो जाए, इसीलिए इस तारीख को एक नया चीज किया कि इसी तारीख को संविधान लागू करवा दिया। क्या करवा दिया, ताकि इतिहास में इस तारीख का वैल्यू बनल रहे। आप समझा। और पहले क्या होता था, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था आज़ादी के पहले। जब आज़ादी मिल गया तो यह डेट तो अब कोई काम का नहीं रहेगा। तो इस डेट को जीवित रखने के लिए, इसका महत्व रहे भारतीय इतिहास में, इसीलिए 26 जनवरी को इसी दिन संविधान को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। जब संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया तो 26 जनवरी याद रहता है कि नहीं, सबको याद रहता है। लेकिन एगो डेट फिर धूमिल होने लगा, जिसका डेट है 26 नवंबर, ये धूमिल होने लगा, जबकि संविधान इसी दिन बना था। इस डेट को भी याद रहने के लिए भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद को इसी दिन लागू कर दिया। इसी दिन कितने अनुच्छेद, इस 15 अनुच्छेद में अधिकतर अनुच्छेद भाग 2 का। भाग 2 में क्या है, नागरिकता 511 है, अनुच्छेद 511 है कि नहीं। 511 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया क्या तारीख को, 26 नवंबर 1949 को। जब 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया 15 अनुच्छेद, अब बाकी जो अनुच्छेद बचे वो कहाँ लागू हुआ, 26 जनवरी 1950। परीक्षा में पूछता है कि आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ था, बृहद रूप से या पूर्ण रूप से संविधान क्या, और कहता है कि भारतीय संविधान का भाग 2 कब लागू हुआ था। इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। इसलिए लिखल रहेगा कि भाग 2 जो है कब लागू हुआ था, 1948, 1949, 1950, 1951। तो क्या बोलना है, 1949, क्योंकि उसमें क्या को अनुच्छेद लागू हो गया था, 15 को अनुच्छेद लागू हो गया था। तुम लोग समझा कि नहीं। संविधान बन गया कितने अनुच्छेद, 395। क्या संविधान बन के लागू 26 नवंबर, लेकिन संविधान उस दिन लागू नहीं हुआ। संविधान लागू क्या हुआ, 26 जनवरी। क्यों लागू हुआ, क्योंकि आज़ादी से पहले 1930 ईस्वी से उसी दिन से हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इतिहास के पन्नों में धूमिल न हो जाए, इसीलिए उस तारीख को जिंदा रखने के लिए उस दिन संविधान लागू हो गया, तो उस दिन जिंदा हो गया। लेकिन जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ढेर सारा 26 है, कन्फ्यूज आ जाएगा, इसीलिए कंसेप्ट के साथ याद रखो। 26 नवंबर को आंशिक रूप से 15 अनुच्छेद लागू कर दिया गया। उस 15 अनुच्छेद में अधिकतर भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। तो यह डेट भी याद रह गया इतिहास में। 26 जनवरी भी इतिहास में रह गया। अब तुम लोग को समझ में आ गया। अब 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक, उसमें 4 गो महत्वपूर्ण काम हुआ था। जनगण मन को संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की, कहा यही हमारा राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत होगा। और सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। इस समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के पद पर चयन हुए थे, उसका इलेक्शन नहीं हुआ था, संविधान सभा के सदस्यों ने सहमति से चुन लिया था। देश में पहली बार इलेक्शन 1952 ईस्वी में हुआ। बात समझ में आ गया। ये हो गया संविधान सभा खत्म। और एक चीज याद रखो, कहेगा आधुनिक भारत का मनु किसे कहते हैं, तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जिस दिन गांधी जी मर गए थे, हत्या हो गई थी, तो नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। बात समझ में आ गया। और एक होता है संज्ञानात्मक, एगो क्या होता है, संज्ञानात्मक, एगो होता है एकात्मक, एगो क्या होता है, एकात्मक। इस दोनों का मतलब समझता है, केंद्र न राज्य में हस्तक्षेप करे, केंद्र मतलब संघ, केंद्र न राज्य में हस्तक्षेप करे और न राज्य केंद्र में हस्तक्षेप करे, उसको कहते हैं संज्ञानात्मक। क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक। और एकात्मक उसको कहते हैं कि दोनों का अस्तित्व है, संघ का भी अस्तित्व है और राज्य का भी अस्तित्व है, लेकिन राज्य पर नियंत्रण कानून केंद्र बनाएगा केवल। और तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, भारतीय संविधान संज्ञानात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है। याद रहेगा ये, भारतीय संविधान संज्ञानात्मक है लेकिन भावना में क्या है, एकात्मक। एकात्मक मतलब और संज्ञानात्मक मतलब होता है कि केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग क्षेत्र है, न किसी एक दूसरे पर हस्तक्षेप नहीं करता है। बिहार राज्य है, केंद्र पूरे भारत है, हस्तक्षेप करता है, तो ये संज्ञानात्मक तो हुआ। और एकात्मक का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य दोनों अस्तित्व में रहेंगे, लेकिन राज्य के लिए कानून और उस पर नियंत्रण के रखेंगे केंद्र। भारत में दोनों है, इसीलिए कहेगा भारतीय संविधान संज्ञानात्मक और भावना में एकात्मक। यहाँ तक समझ में सबको आ गया। अब बताओ, ये सब डेट दिमाग में बैठा कि उड़ गया, बैठ गया। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी। अब ये तारीख को तुम देखेगा ना तो अपने तुम्हारे दिमाग में घटना आने लगेगा। 22 जनवरी, 22 जुलाई, बताओ तो 22 जुलाई क्या बात है। देखो कन्फ्यूजन में जाना है। एक अगला महीना अगस्त है, आज़ादी मिलेगा, तो आज़ादी मिलने से पहले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को तो घोषित करेगा ना कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई हो गया। 22 जुलाई के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ गया, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। बात समझ गया। माउंटबेटन योजना को स्वीकृति मिल गई, भारत के सचिव पद को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद में राष्ट्रमंडल सचिव का पद आया। भारत के प्रथम सचिव पद पे क्यों बैठा था, स्टैनली, अंतिम बैठा था लिस्टोवेल। इन बाल्टन प्लान लाया गया किसके तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। यही ना, भारत को आज़ादी कब मिली, किस अधिनियम के तहत,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 19 के तहत कहा, जब तक इसी अधिनियम के तहत कहा गया कि जब तक देश में संविधान नहीं बन जाता है दोनों देशों का, तब तक कौन शासन लागू है? भारत शासन। कौन लागू करवाएगा? संविधान सभा। इतना बात हो गया। उसके बाद सीधे चल जाएंगे कहाँ पे? 30 जनवरी 1948 पे। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी चल गए कहाँ? हाँ। उसके बाद इसको श्रद्धांजलि कौन बैठक में? 7वां बैठक में। उसके बाद क्या तारीख को संविधान बनकर तैयार? 26 नवंबर 1949। क्या लागू हो गया था? लेकिन 15 अनुच्छेद लागू हो गया। 15 अनुच्छेद में कौन भाग था? भाग दो कौन था? नागरिकता। बात समझ में आ गया। उसके बाद अंतिम बैठक क्या? 24 जनवरी 1950 को। 3 बात उस दिन हुआ था। कौन सी हो गया? उसके बाद देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए देश के प्रथम राष्ट्रपति। चुनाव लड़की देश में पहली बार चुनाव किया 1952 में। संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार था, लेकिन फिर भी हुआ क्या? 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ? उसके अध्यक्ष कौन थे? पूर्ण स्वार्थ की मांग कौन अधिवेशन? किसने कहा था कि जब तक देश को आजादी नहीं मिलेगा तब तक 26 जनवरी को? किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस तारीख से, किस वर्ष से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना? 1937 से 1947 से। अब 26 जनवरी डेट धूमिल ना हो जाए, उसी दिन संविधान को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। लेकिन जिस दिन संविधान बना उस दिन भी जिंदा रहे वह दिन भी, तो उस दिन क्या गो अनुच्छेद? तो सब डेट का अपना अपना महत्व है कि नहीं? इस जितना पढ़ाए हैं इससे किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में बैठो, दरोगा चपरासी से लेके डीएम तक के एग्जाम में, किसी न किसी सब एग्जाम में एगो मिनिमम प्रश्न पूछता है। क्या गो? एगो। तो एगो क्वेश्चन तो तुम लोग बना लेगा, नहीं बना लेगा? और याद हुआ कि नहीं हुआ याद? इसी को कहते हैं रिवीजन क्लास। इसी को क्या कहते हैं? एक को दिक्कत हुआ समझने में, लेकिन जब इसको पढ़े थे तो 5 दिन लगा था, नहीं लगा था? लेकिन 5 दिन में जो समझे इतना 1 घंटा में इतना समय बात बराबर। अब उसको काट दो। अब कहीं तो हम पानी 22 ये था, 1 से 22 था, भाग 1 से 22 था। अनुच्छेद कितने थे? 395। अनुसूची कितने थे? अनुसूची थे 8। और एक प्रस्तावना था। क्यों क्या था? पहले तो यही क्लियर कर ले 26 जनवरी 1950 में संविधान में क्या क्या था, हो गया? और आज क्या क्या है? आज संविधान में क्या? आज के संविधान में भाग की संख्या होगी 1 से 25। कितना हो गया? 1 से 25। अनुच्छेद कितने? 470। अनुसूची कितने? 12। अरे को प्रस्ताव। पहले सिंपल ही सब क्वेश्चन पूछेगा। इस संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय भाग क्या गो? आज क्या गो? उस समय अनुच्छेद क्या गो? आज क्या गो? उस समय अनुसूची क्या गो? आज क्या गो? उस समय प्रस्तावना अभियोग। बात समझ गया? अब अगला बात समझते हैं कि भारतीय संविधान बनने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 60 से अधिक देशों का संविधान को पढ़ा। कितने देश? 60 से अधिक देशों के संविधान को पढ़ा, और उसमें से जो भी अच्छा लगा उसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और जब भारत गुलाम था तो ब्रिटेन के द्वारा भारत में शासन हुआ करता था, और ब्रिटिश संसद से समय समय पर भारत में शासन करने के लिए कानून बन कराते थे। ऐसा बात नहीं है कि अंग्रेज जो कानून लागू किया था वह सब का सब खराब था। उसमें से कुछ अच्छे कानून भी थे कि नहीं? जो अच्छे नहीं थे उसको भारतीय संविधान सभा के सदस्य ने शामिल नहीं किया। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम से 1935 के अधिनियम से लगभग 200 प्लस अनुच्छेद भारतीय संविधान में रखा गया। इसका मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिकांश बातें भारतीय संविधान में रखा गया। इसके साथ साथ ब्रिटेन के संविधान से भी कुछ बात लिया गया, अमेरिका के संविधान से भी कुछ बात लिया गया, कनाडा के संविधान से भी कुछ बात लिया गया, आयरलैंड के संविधान से भी बात लिया गया, जर्मनी के भी संविधान से बात लिया गया, रूस के संविधान से भी बात लिया गया, फ्रांस के संविधान से भी बात लिया गया। अच्छे बात इन तमाम देशों के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में रखा गया। बात समझ में आ गया? और साथ ही साथ भारत शासन अधिनियम 1935 जो भारत में लागू था उसमें जो बातें थे उससे भी रखा गया। किसमें? भारतीय संविधान में। किसमें? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान को बनाने के लिए 2 स्रोत हैं। इसको कहते हैं आंतरिक स्रोत, एक होता है बाह्य स्रोत। एक को क्या कहते हैं? आंतरिक स्रोत, दूसरे कहते हैं बाह्य स्रोत। किसको कहते हैं आंतरिक स्रोत, किसको कहते हैं बाह्य स्रोत? आंतरिक संविधान बनाने के लिए कोई न कोई स्रोत होना चाहिए कि नहीं? तो संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए 2 स्रोतों को चयन किया। एक का नाम है आंतरिक स्रोत, दूसरा नाम है क्या? बाह्य स्रोत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया भारत के लिए अंतिम कानून भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये जितने कानून बने हैं भारत के शासन करने के लिए, इसमें से जो बात निकाल कर भारतीय संविधान में रखा गया उसी को कहते हैं आंतरिक स्रोत। उसको क्या कहते हैं? बाह्य स्रोत उसे कहते हैं जो अन्य देशों के संविधान से वह बात को लिया गया, अच्छे बातों को लिया गया है और भारतीय संविधान में रखा गया है,
उसे क्या कहते हैं? बाह्य स्रोत। समझ में आ गया? संविधान बनाने के लिए क्या स्रोत? दो स्रोत, एक आंतरिक स्रोत, दूसरा बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत उसे कहते हैं जो अंग्रेज भारत पे शासन करने के लिए समय समय पर अधिनियम कानून लाए, जैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कानून है। इससे बहुत अच्छे बात जो अच्छा लगा भारतीयों को रखा, और इस सभी अधिनियम में से सबसे अधिक रखा गया भारत शासन अधिनियम 1935। और कई देश हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, आयरलैंड है, जर्मनी है, रूस है, फ्रांस और सभी देश, उसके संविधान को पढ़ा गया, उसमें से अच्छी बात भारतीय संविधान में रखा गया। परीक्षा के दृष्टिकोण से एगो बात लिख देगा, कहेगा कि बताओ भारतीय संविधान में ये बात किस देश से लिया गया है, इसको जानना जरूरी है कि किस देश से लिया। आंतरिक स्रोत बाह्य स्रोत समझ गया। अब सबसे पहले यह जानेंगे कि कौन देश से क्या लिया गया। तो हमारे देश में शासन करा था ब्रिटेन, कौन? तो देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया। तो लिया गया है एकल नागरिकता। ब्रिटेन के संविधान से क्या थी? एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का पद, कौन पद? संसदीय शासन प्रणाली। कौन चीज? शासन प्रणाली। चुनाव में जिसको अधिक मत होगा वह चुनाव जीतेगा। यह बात कहां से लाया गया? ब्रिटेन के संविधान से। बात समझा? ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीज? एकल नागरिकता, राष्ट्रपति का पद, संसदीय शासन प्रणाली, चुनाव में जिसको ज्यादा मत आएगा वह चुनाव जीत गया। यह भारतीय संविधान में जो रखा गया है बात, किसके संविधान को देखा देखी? ब्रिटेन के संविधान को देखा देखी। अब अगला चलते हैं अमेरिका। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है कि नहीं? भाग 3 में मौलिक अधिकार, उसी को मूल अधिकार कहते हैं। वो भारतीय संविधान में जो रखा गया है वो अमेरिका के संविधान से देखा देखी रखा गया। कहेगा मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। किसे? अमेरिका से। देश में उपराष्ट्रपति का पद होना चाहिए, यह भी किस? अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी किसके? अमेरिका से। न्यायपालिका स्वतंत्र होगा, यह बात किससे? अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, किसके संविधान से? अमेरिका से। संविधान में एक प्रस्तावना भी होना चाहिए, किससे? तो अमेरिका से। किसे? अमेरिका से। तो प्रस्तावना हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रपति पे लगाने वाले महाभियोग प्रक्रिया हो गया, मूल अधिकार हो गया। यह भारतीय संविधान में जिस संविधान से देखा देखी रखा गया उस देश का नाम है अमेरिका का संविधान। क्या नाम है? अमेरिका का संविधान। तो ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। अब कनाडा। क्या है? कनाडा। वो जो पीला वाला देख रही है वो कनाडा, वो क्या है? कनाडा। कनाडा के संविधान से एक महत्वपूर्ण पद भारत में आया है, राज्यपाल की नियुक्ति। क्या? कौन? किस? राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान के देखा देखी? केंद्र और राज्यों के शक्ति का विभाजन किस देश के संविधान से? कनाडा के। किस देश के? कनाडा के। बात समझ में आ गया। अब अगला चलते हैं, अगला देश का नाम है उस देश आयरलैंड। एक बात तो तुम लोग जानबे करता है, आयरलैंड के संविधान से लिया था डीपीएसपी। क्या लिए थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में जो डीपीएसपी की चर्चा है किसके संविधान से लिखा है? किसके? आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से एक और बात लिया गया था कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो 12 व्यक्ति को मनोनीत करता है, यह बात भी किसके संविधान से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यह दो बात याद रखना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, ये भी किससे? आयरलैंड से। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया, अमेरिका के संविधान से क्या लिया, कनाडा के संविधान से क्या लिया, समझा? अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। एगो समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची पढ़ा होगा। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो भारतीय संविधान में है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से? और किसी विधेयक पर कोई दोनों सदन में विवाद हो जाए तो उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। ये बात भी कहाँ से लिया गया? कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और जर्मनी के संविधान से लिया गया है कि देखो आपातकाल लगता है तो मूल अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, जानता है कि नहीं? आपातकाल जब लागू होता है तो मूल अधिकार को निलंबित किया जाना चाहिए। यह बात भारतीय संविधान में जो रखा गया किस देश के? जर्मनी से। किस देश के? जर्मनी से। और अंतिम में है एगो रूस। रूस में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में चर्चा है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय किस देश के संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से। इतना बात याद रख लिया काफी है। इतना बात याद रख लिया काफी है। ब्रिटेन और अमेरिका से क्या लिया, इतना याद रख लिया तो काफी है। ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया। एकल नागरिकता कहाँ से? ब्रिटेन। हम लोग भारत के नागरिक है कि बिहार के नागरिक? एक होगा। एकल नागरिकता किसे? राष्ट्रपति का पद, संसदीय शासन प्रणाली, जो चुनाव में जीतेगा ब्रिटेन। मूल अधिकार, महाभियोग, यही ना? एकदम स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका। प्रस्तावना अमेरिका। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका। नहीं हो गया यार? न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ? अमेरिका। अब कनाडा के संविधान से क्या लिए? कनाडा के संविधान राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, ये है कि नहीं? इसके संविधान से कनाडा। किसके? कनाडा के संविधान। बात समझ में आ गया? आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक और राज्यसभा में राष्ट्रपति जो राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करता है, क्या वो करता है रे?
12 गो करता है। पहले क्या करता था? 2 गो लोकसभा करता था ना, अब 12 गो राज्यसभा। यह बात भी भारतीय संविधान में लिखा गया। किसके संविधान में? आयरलैंड के संविधान से। तो दिक्कत जर्मनी के संविधान से लिया गया है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। किसके संविधान? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय किसे? रूस के संविधान से लिया गया। हो गया। तो संविधान बनाने के क्या स्रोत? आंतरिक स्रोत के अंतर्गत कौन सी 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बीच में जितने भी प्रावधान आए थे उसमें से जो अच्छे बात है वो भारतीय संविधान में रखा गया, उसे कहते हैं आंतरिक स्रोत। क्या कहते हैं? बाह्य स्रोत कहते हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस के संविधान से जो बात लिए गए और भारतीय संविधान में रखा गया उसे क्या कहते हैं? बाह्य स्रोत। ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया है, संसदीय शासन प्रणाली लिया है, एकल नागरिकता लिया है, जो चुनाव में अधिक वोट लगा वो चुनाव जीतेगा। ये बात कहाँ से? अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, प्रस्तावना, उसके बाद महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। किसके से? अमेरिका। हो गया। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकार निलंबित किया जाएगा। ये बात कहाँ से? जर्मनी। तो भारतीय संविधान को बनाने में कौन कौन बात कहाँ कहाँ से लिए गए हैं वो बात बुझा तुम लोग। बुझ गया कि नहीं? ये था चैप्टर नंबर 2, वो भी हो गया खत्म। अब भारतीय संविधान में 22 भाग है। मूल संविधान में क्या भाग? 22 भाग। अगर कहेगा कि भारत के मूल संविधान में कितने भाग करना? 22। कहेगा वर्तमान में कितना? 25। तो संविधान में भाग की चर्चा है, भाग के अंदर अनुच्छेद है उसकी चर्चा है, अनुसूची की चर्चा है, प्रस्तावना की चर्चा है। जिसमें से सबसे लंबा है भाग। भाग के अंदर होते हैं अनुच्छेद, उसके बाद होता है अनुसूची, उसके बाद होता है प्रस्तावना। तो पहले प्रस्तावना और अनुसूची को निपटा देना चाहिए। नहीं निपटा देना चाहिए? प्रस्तावना। अब पढ़ेंगे किसको? प्रस्तावना। देखो तुम लोग को बताए थे कि पूरे विश्व में संविधान नाम का कोई चीज जो शब्द आया होगा कि इस टाइप का कोई संस्था होना चाहिए। अब बात की धारणा सबसे पहले किस देश में है? फ्रांस। लेकिन पहला लिखित संविधान कौन लिखा? अमेरिका पहला लिखित संविधान लिख दिया। जब संविधान ने लिखा तो उसके संविधान में प्रस्तावना था। उसके संविधान में क्या था? अब ये न पढ़ी है, प्रस्तावना था। जब प्रस्तावना उसके संविधान में था और अमेरिका उस समय बहुत आगे था, तो कहता है कि जब अमेरिका बहुत आगे है तो उसके संविधान में प्रस्तावना है तो भारत के संविधान में प्रस्तावना होगा। देखा देखिए क्या होगा? देखा देखिए। भारतीय पहले तो जान लो प्रस्तावना का पहले का नाम क्या था? उद्देश्य। क्या नाम था? उद्देशिका। यही ना था? कब लागू हुआ था? इस संविधान सभा में कहिया इसको रखा गया था? 13 दिसंबर। उद्देशिका को 13 दिसंबर, उद्देश्य 13 दिसंबर 1946। लेकिन यह पारित कब हुआ? 22 जनवरी। यही आगे चलकर क्या कहलाया? प्रस्तावना। उद्देशिका आगे चल के क्या कहलाया? प्रस्तावना। क्या कहलाया? तो भारतीय संविधान प्रस्तावना है कि नहीं? प्रस्तावना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर 4 देशों का प्रभाव है। क्या देशों का? एक देश का नाम है अमेरिका। क्या नाम है? और दूसरा का नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। तीसरे का नाम है फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। चौथे का नाम है रूस। क्या नाम है? रूस। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या देशों का प्रभाव है? 4 देश का। क्या देश का? 4 देश का। अब अमेरिका का भारतीय संविधान के प्रस्तावना में क्या देन? तो कोनो देन है? अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना था तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना होगा। देखा देखी। क्या कौन चीज? देखा देखी। लेकिन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में का जो भाषा है, हम भारत के लोग, भारत को है कि नहीं, ये जो भाषा लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अभी तुरंत हम बताए थे कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय रूस के संविधान से लिया है। और भारत के संविधान में प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की चर्चा है। क्या प्रकार की? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। वो 3 प्रकार की न्याय हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना में रखें। किसके? देख के रूस के। किसके? रूस के। और फ्रांस के संविधान से हम लिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। कौन सी? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व। क्या लिए है? बंधुत्व। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द लिए हैं किस देश के संविधान से? फ्रांस से। और रूस में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान के प्रस्तावना क्या प्रकार के न्याय की चर्चा? 3 प्रकार के। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। रूस की क्रांति 1917, रूस की क्रांति 1917 और फ्रांस की क्रांति 1799। ये कब हुआ था? ये हुआ था। दोनों फेमस क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं भेंट होगा। रूस की क्रांति कहिया? 19। फ्रांस की क्रांति 1799। फ्रांस से क्या लिए हैं? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। यह कहाँ लिखा है? 3 को साथ भारत के संविधान के प्रस्तावना में। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की चर्चा रूस से लिए है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। कहाँ है? प्रस्तावना। भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना था, इसलिए भारत के संविधान में प्रस्तावना होगा। तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में क्या देशों का प्रभाव? एगो प्रश्न बहुत भटकते रहता है सेट में कि प्रस्तावना में क्या प्रकार के स्वतंत्रता की बात है?
क्या प्रकार? 5 प्रकार। कौन कौन? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, धर्म। हो गया 5 गो पूरा किने रे? विचार, व से 2 गो बात, विचार, विश्वास, उपासना, अभिव्यक्ति, धर्म। हो गया 5 गो। हो गया 5 गो। क्या प्रकार की स्वतंत्रता? भारत के संविधान के प्रस्तावना में क्या प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार। क्या प्रकार के न्याय? 3 प्रकार। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। बात समझ में आ गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या देशों का प्रभाव? 4 देशों का प्रभाव। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यह बात संविधान सभा के लोगों को लगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को रखे कि नहीं रखे, रखे कि नहीं रखे, कंफ्यूज। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना कब रखेंगे कब नहीं रखेंगे यह तय करेगा भारत का सुप्रीम कोर्ट। क्या तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट। 3 घटना फेमस है। क्या घटना? एक बेरूवारीवाद 1960। बेरूवारीवाद 1960। बेरूवारी बंगाल का एक क्षेत्र है जो पाकिस्तान को देना था। किसको देना था? वह मैटर लेके मुकदमा चल गया सुप्रीम कोर्ट और बेरूवारीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना क्या है? नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और दूसरा मुकदमा था गोलकनाथवाद 1967। गोलकनाथवाद 1967। गौ से गोलकनाथवाद, इसका निर्णय भी गोल मटोल आ गया। कौन गोल मटोल? मतलब ये बोला कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, प्रस्तावना को कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, यह बदलने वाला चीज न है। लेकिन यह क्लियर हो पाएगा यह संविधान का अंग है या नहीं। तो गौ से गोलकनाथ, गौ से गोल मटोल गो नहीं हो गया। सिर्फ इतने कहा गया है कि गोलकनाथवाद में 1967 ईस्वी में इसका निर्णय आया था कि इसमें कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वह अपरिवर्तनीय है, इसको छेड़छाड़ हम नहीं कर सकते। हो गया। अब तीसरा एगो वाद आया था केशवानंद भारती। कौन? केशवानंद भारती। केशवानंद भारती, केशवानंद वाद 1973। क्या? 1973। सीधे सीधे कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग है। तो पहले ये याद होना चाहिए, बेरूवारीवाद में प्रस्तावना संविधान का अंग था नहीं। गोलकनाथवाद में प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो न अंग है या न है कुछ न है, प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तीसरा केशवानंदवाद 1973, इसमें निर्णय आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो यह क्लियर हो गया। किस वाद में नहीं है? किस वाद में नहीं है? किस वाद में? बेरूवारी। किस में है? और भारतीय संविधान में यह भी प्रावधान है कि संविधान को संशोधन किया जा सकता है। तो वैसे ही अनुच्छेद या भाग संविधान संशोधन होंगे जो संविधान के अंग होंगे। अजय संविधान में है ना, उसको संशोधन जबरदस्ती कर देंगे। जो इस क्लास में है ना है तो पढ़ेगा कैसे? तो जो बात संविधान का, जो चीज़ संविधान का अंग है ना है, उस संशोधन उसमें कैसे? तो बेरूवारीवाद में मैटर लेकर जो कहा दिया था संविधान का अंग नहीं है, तो उस समय संविधान संशोधन किया जा सकता था प्रस्तावना को लेकर नहीं। 1973 में केशवानंदवाद में यह सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना जो है वह क्या है? संविधान का अंग है। धाय देखे जैसे ही अंग है, धाय देखे उसमें एगो संविधान संशोधन हो गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 करके उसमें 3 गो शब्द जोड़ा गया। क्या गो शब्द? समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। कौन चीज? अखंडता। ये 3 गो चीज जोड़ दिया गया प्रस्तावना में। कहाँ जोड़ा? कौन संविधान संशोधन करके? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। अगर मान लो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं होता तो उसको संशोधन किया जा सकता था नहीं। लेकिन केशवानंदवाद 1973 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ उसमें कहा गया कि ये जो है प्रस्तावना वो संविधान का अंग है। यही सुनने के लिए तो बैठल था संसद के लोग, वो संविधान का अंग है, संविधान संशोधन करो। 3 गो चीज जोड़ दिया खटाक से प्रस्तावना में, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। किसी भी एग्जाम में जाएगा 4 पेज उल्टाएगा, यही प्रश्न मिल जाएगा। बात समझ में आ गया? कहेगा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता कौन संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रस्तावना पर क्या देशों का प्रभाव? 4 देशों का प्रभाव। कि प्रस्तावना को पहली बार संशोधन किया गया कौन वाद में? बेरूवारीवाद 1960, गोलकनाथवाद 1967 और केशवानंदवाद 1973। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। कहाँ पर? प्रस्तावना में। क्या गो वर्ड जोड़ा? 3 गो, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। किसी को अब ये प्रश्न पूछता है कभी कभी कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था किस कमिटी के सिफारिश पे हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। तुम लोग को कुछ समझ में आया कि नहीं? प्रस्तावना बुझी कि नहीं? अब प्रस्तावना को लेकर विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न बात कहा। जैसे
एन ए पालकीवाला ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। एन ए पालकीवाला ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। अम्बेडकर साहब कहे कि संविधान का एक पवित्र दस्तावेज प्रस्तावना है। संविधान का एक पवित्र दस्तावेज क्या है, प्रस्तावना। क्या है, प्रस्तावना। उसके बाद सुभाष कश्यप ने कहा संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आधारशिला है। क्या है, आधारशिला है। 2-4 गो व्यक्ति का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। और अर्नेस्ट बर्कर ने कहा था संविधान का कुंजी प्रस्तावना है। अर्नेस्ट बर्कर ने क्या कहा था, संविधान का कुंजी क्या है, प्रस्तावना है। अम्बेडकर साहब वाला बात बोल दिए। के मुंशी ने कहा कि संप्रभुत्व लोकतंत्र गणराज्य का भविष्य फल है, क्या चीज, प्रस्तावना। एन ए पालकीवाला क्या कहा, बात समझ में आ गया। अम्बेडकर क्या कहा, समझ में आ गया। के मुंशी ने प्रस्तावना को लेकर क्या कहा, समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं। अब प्रस्तावना हो गया खत्म। एगो प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दो। क्या 1950 से लेकर 1960 के बीच में प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग था? नहीं था, नहीं ना था। संविधान लागू किया हुआ है 1950। 1950 से 1960 के बीच में क्या प्रस्तावना संविधान का अंग था? नहीं था रे, नहीं। 60 के बाद 1950 से 1960 के बीच होगा, होगा ना। उसके बाद 1960 से लेकर 1967 नहीं था, नहीं ना था। और 1973 से लेकर क्या तारीख है आज, 23 जून, तो लगता कोई दिवस है क्या रे, 23 जून 2024 से लेकर आज तक प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है। बात हो गया, ये हो गया प्रस्तावना नामक चैप्टर खत्म। क्या वो चैप्टर हुआ खत्म? 3 गो हुआ कि नहीं खत्म। एगो तो इससे पहले भारतीय संविधान के स्रोत हो गया था, और दूसरा प्रस्तावना हो गया खत्म। अब प्रस्तावना को लेकर अम्बेडकर साहब का पुनः जन्म हो जाएगा, वो भी प्रश्न पूछेगा तो नहीं छूटेगा। बात समझ में आ गया। तो तुम लोग को बताए थे कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना भी है, अनुसूची भी है, भाग भी है, अनुच्छेद है। तो प्रस्तावना खत्म नहीं हुआ। अब अनुसूची पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अनुसूची। क्या पढ़ते हैं? अनुसूची। समझ में आ रहा है मूर्खों साहब? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं तुमको? जो नई पॉलिटी पढ़ी है उसको आ रहा है। डायरेक्ट एंटीबायोटिक दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। इतना पढ़ने के लिए 1 महीना लग गया था, नहीं लग गया था ये? लेकिन यहाँ 2-1 घंटा में एंटीबायोटिक मिल गया है। हमारे वीडियो को सारे देखो, पॉलिटी में 4 गो वीडियो बनेगा। क्या गो वीडियो? 4। आज एगो बनेगा कंबाइंड रूप से। ऐसा 4 गो वीडियो बने। 4 गो वीडियो बनेगा पॉलिटी जेब में। पॉलिटी कहाँ? जेब में। 6 गो बनेगा इतिहास का वीडियो। इतिहास कहाँ? जेब में। ज्योग्राफी बनेगा 6 गो। कहाँ जेब? तो 6 12 और 4 16 गो क्लास। 2-2 घंटा का होगा मैक्सिमम। तो 16 दूनी 32 घंटा। उसको एकदम देर पे करके डेली सुन लेना है। परीक्षा में जाए टावर तोड़ दे के चलाना। बात समझ आ गया? रिजल्ट का गारंटी हमारा। जो जितना देखेगी उसको उतना याद होगा। कारण है कि पढ़ल को हम रिवीजन याद को गारंटी है होने है। बशर्ते करता क्या है कि आगे पढ़ेगा, लगेगा कि बाप बहुत जान गए। क्या लगेगा? अरे पॉलिटी हमको याद हो गया, टक्कर में हमारा कोई ऐसे लगने लगेगा। पॉलिटी पढ़ लिया तो जैसे जैसे व्यक्ति विद्वान होता है तो समझदार होता है, कम बोलता है। क्या होता है? कम बोलता है। तो वही व्यवहार लाना है। इंटर में बच्चा लोग होता है, आदमी होता है वो। अब पार्ट 1 पार्ट 2 में आ गया। एकदम 20 क्लास एकदम यूट्यूब पे एकदम चलते रहेगा। वो उसको देख लेना है। कोई है तिवारी, हाउ तिवारी, फलां तिवारी को नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट हमारा वीडियो देखो और जाके हो बहुत प्रश्न मिल जाएगा। कहाँ? परीक्षा में। बगल इस तरह से तुम टिक मारे, बगल वाला क्वेश्चन आउट हो गया। इसको बात समझ में आ गया? बात समझ में है कि नहीं? कहे कि हम पूछेंगे जो पढ़ा दिए हैं तो 2-4 गो उद्बिलाव सब गायब है। लड़कियों में गायब। रविवार को कौन एग्जाम होता है रे? और बिहार इतना आगे। तो अब पढ़ लेते हैं अनुसूची। क्या पढ़ लेते हैं? देखो 26 जनवरी 1950 को क्या गो, आज क्या गो, इसका मतलब 8-4-12। इसका मतलब क्या? मतलब 4 गो अनुसूची बढ़ा है, नहीं बढ़ा है? तो कोई भी संविधान में कोई चीज जब जुड़ता है तो संविधान संशोधन होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब 4 गो अनुसूची जब इसमें जुटा होगा तो 4 बार संविधान संशोधन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। तो पहले तो 1 से लेकर 8 गो को बाद में पढ़ लेंगे। तो 9वां पढ़ते हैं। 9वां अनुसूची, 10वां, 11वां और 12वां हो गया। और जानने का प्रयास करते हैं कि देखो 4 बजे भिनसरा में उठ के रटेगा ना, जीवन में नहीं याद होगा। और अभी हम याद करा देते हैं, जीवन भर याद रहेगा। 9वां अनुसूची में चर्चा है भूमि संबंधी। क्या नाम है? भूमि संबंधी। और यह जो संविधान संशोधन हुआ था इसको प्रथम संविधान संशोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम संविधान संशोधन किया 1951 में। 1950 में संविधान लागू, 2.5 के 1 साल बाद एगो संशोधन हो गया जिसका नाम है भूमि संबंधी प्रावधान। कौन सी है? भूमि संबंधी प्रावधान। यह कौन संविधान संशोधन? भूमि संबंध। इसको शॉर्टकट में कह देते हैं यह संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था। जब देश गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेज को चाटुकारिता करने वाले भारतीय का भी संख्या कम नहीं था। चाटुकारिता मतलब अंग्रेज टांग से किया, काट लिया, उसको कहते हैं चाटुकारिता।
क्या किया? चाटुकारिता। बहुत सारा लोग था, तो जो अंग्रेजों का चाटुकारिता करता था, अंग्रेज जाते वक्त जमीन ले लो तुम, वो जमीन तुम ले लो, वो जमीन तुम कहते चल गया। तो किसी किसी के पास जान से फाजिल जमीन और किसी को रहनेयों के लिए जमीन नहीं। अब बताओ, भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन किसी को रहने के लिए जमीन न है और किसी को अपना जमीन पे बकरियां बंधल है। ये बढ़िया बात है कि खराब बात? देश में संकट हो गया, किसी को खाने के लिए जमीन नहीं था और किसी का जमीन इसमें पारती था, शरीफा उजाने के लिए, कौन सी उजाने के लिए, और कोई अन्न उजाने के लिए जमीन नहीं। देश के प्रधानमंत्री कहे कि जो जो जमींदार है वह कृपया करके जमीन गरीबों में बांटे। तो जमींदार कहता हमारा जमीन है, हमने गरीबों में बांटने के लिए, अरे नहीं दिया कोई। सरकार जबरन उसे ले भी नहीं सकता था, क्योंकि संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के मूल अधिकार में है। इसमें है, मूल अधिकार में है संपत्ति का अधिकार। और मूल अधिकार उसे कहते हैं, नहीं तुमसे वह सरकार छीन सकता, नहीं प्रशासन, नहीं पड़ोसी, नहीं दादा, नहीं मामा, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। इसलिए जमींदार अकड़ल था कि सरकार हमसे नहीं छीनेगा, क्योंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, और मूल अधिकार को अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट घुस जाएंगे और उसका गर्दन काट देंगे हम। बात समझ में आ रहा है? अनुच्छेद 32 में क्या कहता है कि अगर आपका कोई मूल अधिकार हनन करता है तो आप मेरे पास आइए, हम आपका न्याय करेंगे। और संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो धै दे के जमींदार कहाँ चल जाएगा? किस अनुच्छेद के तहत? तो सरकार एकदम व्याकुल, जमीन तो इसे ले नहीं सकते हैं, गरीब इसलिए क्या करेगा? तो कहा कि संपत्ति के अधिकार को मूल्य अधिकार से निकाल देते हैं, होशियारी खत्म। बात समझ गया? सबसे पहले जानेंगे कि अनुसूची किसको कहते हैं। वैसे प्रावधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में नहीं रखा गया वो अनुसूची में रख दिया गया। बात समझा? तो भूमि संबंधी वाला मैटर आ गया। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत क्या किया गया? संपत्ति को अधिकार के मूल अधिकार से हटा के क्या कर दिया? 300 के क में रख दिया गया और एक नया अनुसूची जोड़ा गया 1991 में, जिसको भूमि संबंधी कहते हैं। इसी अनुसूची के तहत सभी गरीबों को जमीन दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। बात समझ में आ गया? और इस अनुसूची का एक खूबी है कि इस अनुसूची के विरोध हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। इस अनुसूची के विरोध हम सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए 9वीं अनुसूची के विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए भूमि संबंधी प्रावधान को कहाँ रख दिया गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? 10वां अनुसूची जिसमें दल बदल की चर्चा है। दल बदल कानून, कौन कानून? दल बदल कानून। दल बदल कानून, दल बदल कानून को पहले जानते हैं। जैसे बहुत सारा दल था, कांग्रेस था, बसपा था, बीजेपी था, फलना चिलना। हमारे दल से चुनाव लड़ लिया, जाके उसमें सट गया। मतलब कांग्रेस से चुनाव लड़ा, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर आ जाके फुल छाप में मिल गया, या फुल छाप से चुनाव लड़ा आ जाके हाथी छाप में मिल गया। ये गलत बात है कि नहीं? तुम हमारा कार्यकर्ता था, अब चुनाव जिता दी तो चल गया दूसरे में। तो इसीलिए राजीव गांधी ने दल बदल कानून लाया 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985। कहा गया है कि अगर आप मेरे दल से हाथ छाप से चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, तो मेरा दल छोड़कर आप जैसे ही जाइएगा आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन यहाँ एगो बात है समझने वाला, अगर किसी दल का 2/3 भाग जीते हुए 2/3 सदस्य उठ के डायरेक्ट दूसरे पार्टी में चल जाएगा तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। एगो उठ के जाएगा, सदस्यता चल गई। मान लो कोई दल है, मान लो एलजेपी मान लेते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी। इसमें 4 गो सदस्य चुनाव जीत लिया। सदस्य तो ढेरी है, लेकिन 4 आदमी क्या है? चुनाव जीत लिया। मान लेते हैं कि 4 गो सांसद बन गया। क्या बना? 4 गो सांसद, चुनाव जीत लिया ना, जीत लिया। इसमें से एगो चल गया कहाँ? दूसरे दल में। तो क्या उसकी सदस्यता रद्द होगी कि नहीं? अगर 3 गो उठ के चल गया तो सदस्यता रद्द होगी। तो 4 का निकालेंगे 2/3, कितना निकलेगा? 4 दूनी 8 बटे 3, तो 8 में भागा देंगे 2 से, 3 दूनी 3 गो मान लेते हैं कि 3 गो चल गया। 4 गो सदस्य जीतल था, उसमें से 3 गो चल गया, तो क्या उसकी सदस्यता चल जाएगी? नहीं। अगर किसी भी दल के 2/3 जीते हुए प्रत्याशी दूसरे दल में चल जाते हैं तो उसकी सदस्यता नहीं जाती। अगर 2/3 से कम सदस्य अगर उसके दल से चुनाव लड़ा उसके बाद चल जाएगा तो उसकी सदस्यता क्या होगी? तो यह दल बदल कानून कौन अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में कौन सी का प्रावधान? भूमि संबंधी प्रावधान। और 9वीं अनुसूची में कौन प्रावधान? 10वीं अनुसूची में कौन? 10वीं अनुसूची कौन संविधान संशोधन? 52वां 1985। 9वीं अनुसूची को कौन संविधान संशोधन? प्रथम संविधान संशोधन। एगो हुआ था 11वीं और 12वीं। पंचायती राज को, कौन राज को? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ कब? 73वां संविधान संशोधन 1992। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को क्या दर्जा दिया?
संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन संशोधन? 73वां संशोधन 1992। और 12 कोनो नंबर बात है, नगर निगम नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992। कौन बात? हाथी घोड़ा वाला बात है। 4 गो परीक्षा में, यही 4 गो में से एगो परीक्षा में नजर आ जाएंगे। संविधान लागू हुआ था तो क्या गो अनुसूची, क्या गो बढ़ा, कौन कौन, 9वां 10वां 11वां 12वां। 9वीं अनुसूची में कौन संशोधन? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का। 52वां संविधान 1900। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1900। नगर निगम नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कोई दिक्कत? याद हुए कि नहीं हुए याद? तो अनुसूची की संख्या टोटल कितने? 12 में 4 गो जाना कि नहीं? अब कितने बच गए? 8। कितने बच गए? 8। अब 8 गो को दूसरे दिन पढ़ लिया जाएगी। वीडियो को काट दो, नहीं कहेंगे हम सब चैनल पे सब्सक्राइब।